ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। हाँ, अब यही मसला रिजॉल्व हो गया। बिल्कुल ठीक आपने बताया, अच्छा हो गया, पता लग गया कि उस मीटिंग का मैं होस्ट नहीं था, पता नहीं वो कैसे हो गया। बहरहाल अब ये रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस कर ली, कॉस्ट की। सर जी जी। सर लास्ट क्लास में आपने पैकिंग का भी बताया था। जी बिल्कुल। सर उसमें आपने बताया था कि जैसे है कैंडीज है, उसकी जब हम कैंडी हमने एक बनाया, उसके बाद हमें एक वो पहला एक पैकेट जो पैकिंग करते हैं वो हमारी जी प्राइमरी पैकिंग में आता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सर जो वो 50 या 100 पीसेस का जो एक बड़ा पैकेट बनता है वो किस में आएगा? वो सेकेंडरी में आ जाएगा। लेकिन सर अब देखें ना हम, यानी वो एक जो उस तरह एक एक पीस नॉर्मल। वाले तो बना के हम नहीं बेच सकते। अच्छा, मेरी बात सुने। ये भी डिपेंड कर रहा है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, जो आप बना रहे हो कैंडीज, तो उनके लिए तो आप कह सकते हो कि वो जो आप 50 या 100 की पैकिंग है उसको भी प्रोडक्शन कॉस्ट एज्यूम कर सकते हो। लेकिन जो आगे अल्टीमेटली होगा ना, रिटेलर, जो कि आगे कस्टमर्स को बेच रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का जो कस्टमर है वो तो हो गया होलसेलर, होलसेलर का कस्टमर बन गया रिटेलर। और रिटेल आउटलेट्स के ऊपर जाके जो हम लोग खुले में बच्चे जाके 2 कैंडीज ले आए, 4 ले आए, तो उसके लिए जो प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, ऑल दो वो मैन्युफैक्चरर तो नहीं है, वो तो एक ट्रेडर है, लेकिन उसके लिए भी प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। और वो इसको जो है वो सॉरी, वो इसको पीरियड कॉस्ट एज्यूम करेगा, क्योंकि ये सेलिंग पर्पस के लिए उसने खर्च की है, ना कि उसने प्रोडक्शन पर्पस के लिए लगाई है। तो ये आप आपकी मैनेजमेंट खुद डिसाइड कर सकती है, इसके ऊपर कोई वर्ड नहीं मैं दे सकता। आपको एक गाइडलाइन दी गई थी, गाइडलाइन, ये आपने खुद डिसाइड करना है, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई जाब्ता नहीं है। आपकी सेंस, आपकी समझ जो कहती है उसके मुताबिक आप उसको ट्रीट कर सकते हो। समझ आई मेरी बात जी? सर जी सर, प्राइमरी ओके, थैंक यू। पैकिंग की समझ आ गई है। सर वो हम्म। जो डब्बा फिर जिसमें ये कैंडीज मौजूद होते हैं वो सेकेंडरी पैकिंग है या प्राइमरी है? अगेन मैं आपको ये कहूंगा कि आप एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट या एज अ मैनेजर, यू आर द बेस्ट जज। आप खुद ये डिसाइड करेंगे कि अगर आप समझते हैं कि कोई भी ऐसी, सिर्फ कैंडीज तक महदूद ना रखें डिस्कशन को, हम कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसके वो पैकिंग जो एसेंशियल है आपकी प्रोडक्ट के सेल के लिए, कि उसके बगैर वो प्रोडक्ट इनकम्प्लीट समझी जाती है, ठीक है? तो असेंशियल किस्म की जो पैकिंग है उसको तो हम कहते हैं जी ये प्रोडक्शन का पार्ट है। उसके बाद जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए हम उसकी पैकिंग करते हैं, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूट आगे प्रॉपरली आसानी से चीजें हो जाए, खुले में नहीं हम, तो उन उस किस्म की जितनी भी पैकिंग आएगी उसको हम कंसिडर करेंगे कि ये हमारी पीरियड कॉस्ट है, यानी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बन जाएगी। गॉट गॉट इट? बताएं। यस सर। अच्छा, मैं अब आगे चलता हूँ सर तो। जी जी। सर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जो कॉस्ट आएगी, फॉर एग्जांपल कोटेशंस लेने के लिए आप कॉल करते हो या उनके पास चल के जाते हो, जो कैरेज ये वगैरह सारी से आप प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन की आएगी? इस सब को मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट ही कहा था, ये भी प्रोडक्शन की है। आपने पढ़ा था कि प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ से शुरू होती है? जब आप मटेरियल को अरेंज करना शुरू करते हो, और मटेरियल को अरेंज करने के लिए सारी कोटेशंस वाला सिलसिला सारा कुछ होगा, ठीक है? तो ये सारी प्रोडक्ट को ही चार्ज की जाएगी। समझ आ गई जी? ओके सर। चल, अब मैं आगे चलता हूँ जी, स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर बाकी बात वहां पे होगी। जी जनाब, तो आपके सामने अब ये दूसरी क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, क्लासिफिकेशन फ्रॉम ट्रेसेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। क्लासिफिकेशन फ्रॉम ट्रेसबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो अभी हमने पिछले लेक्चर में और आज भी थोड़ा सा डिस्कशन किया ना प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में, मैं अब स्पेसिफिकली प्रोडक्ट कॉस्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? प्रोडक्शन वाली जो थी, जो आपने इन्वेंट्री को चार्ज किया, वो फर्दर आगे से दो तरह की है। प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी तरह की है? दो तरह की है।
एक डायरेक्ट कहलाती है और दूसरी इनडायरेक्ट कहलाती है। आपके सामने स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। वन कैटेगरी इज डायरेक्ट, अदर वन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम है, इसको प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है, याद रखना है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड्स भी कहते हैं, ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में फर्क क्या है, ये आपको आगे की 2 लाइनें जो हैं वो बता रही हैं। एक ऐसी कॉस्ट जो आसानी से लिखा हुआ, विच इज इजीली, फुली, डायरेक्टली, 3 लफ्ज लिखे हैं जो आपको बेहतर लगे, सारे ही चल सकते हैं। जो कॉस्ट आसानी से या डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को चार्ज की जा सके, मतलब इजीली एसोसिएट की जा सके, आप उसको कंफर्टेबली, कन्वीनियंटली आप उसको लिंक कर सकें प्रोडक्ट के साथ, हम उसको कहते हैं कि ये प्रोडक्ट की कौन सी है, डायरेक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट का मतलब सर्विस भी है साथ में, प्रोडक्ट टेंजिबल भी होती है और इनटेंजिबल भी होती है ना। तो एक कॉस्ट जो किसी प्रोडक्ट के साथ इजीली या डायरेक्टली उसके साथ लिंक की जा सकती है, आइडेंटिफाई की जा सकती है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और जो इजीली आइडेंटिफाई नहीं होती उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। अगेन अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जी इजीली का क्या मतलब है, ठीक है, तो ये तो आपने खुद ही डिसाइड करना, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ सारी बात। अल्टीमेटली फिर कॉस्ट अकाउंटेंट जो है ना वो अपनी अक्ल इस्तेमाल करता है, अपनी कॉमन सेंस, और फिर फैसला करता है कि किस कॉस्ट को डायरेक्ट कहना है और किसको इनडायरेक्ट कहना है। मैं अब आपको मिसाल से समझाता हूँ। ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है ये किस किस शक्ल में लिखी हुई है, ये देखें, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट मटेरियल की भी कॉस्ट हो सकती है, डायरेक्ट लेबर की भी कॉस्ट हो सकती है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकती है। एक्सपेंसेस का मतलब मटेरियल और लेबर के अलावा जो किसी और तरह की कॉस्ट, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कह रहे हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल, डायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल। आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं, अपने आप को एज्यूम कीजिए कि आपका बिजनेस है वुडन फर्नीचर बनाने का, लकड़ी का आप फर्नीचर बनाते हो, ठीक है, लकड़ी की चेयर्स बनाते हो, लकड़ी की टेबल्स बनाते हो, वुडन टेबल्स और वुडन चेयर्स। अब आप मुझे ये बताओ सोचकर कि जब आप सैकड़ों हजारों चेयर्स बना रहे हो, एक ही स्टैंडर्ड की, एक ही शक्ल की, एक ही सूरत की, फर्ज कीजिए कि आप वुडन चेयर्स बनाते हैं। अब एक चेयर का स्ट्रक्चर बनाने पर, उसकी सीट बनाने पर, उसका ढांचा बनाने पर कितनी लकड़ी खर्च हो रही है, कितनी वुड, कितने किलोग्राम वुड, और फिर उसकी रुपीज में कॉस्ट कितनी बनती है, ये आप एक दफा मेजर कर लोगे, ठीक है, कि कितने किलोग्राम वुड एक चेयर के ऊपर या एक पीस के ऊपर खर्च हो रही है। अब नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आपको पता लग गया कि एक चेयर के ऊपर मेरी 1,000 रुपए की वुड खर्च हो रही है सपोज, दूसरी चेयर पे भी उतनी खर्च होगी, तीसरी चेयर पे भी उतनी खर्च होगी, चौथी चेयर पे भी उतनी खर्च होगी, 50वीं चेयर पे भी उतनी खर्च होगी, 100वीं पे भी उतनी खर्च होगी, ठीक है, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि इसकी वेड्थ, इसकी लेंथ, हमने मतलब किस साइज की प्रोड्यूस करनी है, इसकी डायमेंशंस जो होती हैं वो आपने डिसाइड करनी। तो आपको पता लग गया कि कितने किलोग्राम लकड़ी एक कुर्सी के लिए चाहिए, और उसके मुताबिक आप इस लकड़ी की कॉस्ट को इजीली ट्रेस कर सकते हैं विद द प्रोडक्ट, विद द यूनिट। तो फॉर दिस पर्टिकुलर चेयर, ये जो मैं चेयर वाली मिसाल दे रहा हूं, इस केस में ये जो वुड है ये कहलाएगी डायरेक्ट मटेरियल। क्या कहलाएगी? डायरेक्ट मटेरियल। ओके, अब जरा नीचे आ जाए, मैं दोनों को इकट्ठा डिस्कस कर देता हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ये नाम लिखे हुए, जरा तीनों पढ़ें अपनी स्क्रीन पर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट में क्या थे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट के अंदर कौन से हैं शामिल? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं इनडायरेक्ट की भी आपको साथ में इसी चेयर के हवाले से एग्जांपल दे देता हूं। मैंने कॉस्ट ऑफ वुड आपको अभी बताया कि वो क्या था, डायरेक्ट मटेरियल था, ठीक।
चलो एक और भी बात कर लो। फर्ज कीजिए ये लकड़ी का ढांचा तो आपने बना लिया, लेकिन उस सीट जो उसकी है जहां पे आदमी बैठता है, उसके लिए आपने फोम जो है वो यूज करना है, फोम। तो अब एक सीट को कवर करने के लिए आपको कितना फोम चाहिए, और फिर हर चेयर के लिए जाहिर है फोम की कॉस्ट सेम रहेगी, ठीक है। तो फोम को भी हम कह सकते हैं कि ये भी डायरेक्ट मटेरियल है। लकड़ी की तरह फोम की कॉस्ट भी एक चेयर के साथ आसानी से आइडेंटिफाई हो रही है, या आसानी से उसके साथ ट्रेस हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि ये भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। फिर फर्ज कीजिए फोम को कवर करने के लिए हम कोई ऊपर कपड़ा लगा रहे हैं, कोई फैब्रिक यूज कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ फैब्रिक जो होगा वो भी जस्ट लाइक वुड एंड फोम, वो भी डायरेक्ट मटेरियल की ही एक एग्जांपल होगी। तो देखें, मैंने एक ही प्रोडक्ट लेकर आपको तीन मुख्तलिफ मिसालें देकर समझाने की कोशिश की है कि एक चेयर के साथ फोम की कॉस्ट भी इजीली एसोसिएट की जा सकती है कि जी 100 रुपए का फोम लग रहा है एक चेयर के ऊपर, 50 रुपए का फैब्रिक लग रहा है एक चेयर के ऊपर, 1000 रुपए की लकड़ी लग रही है एक चेयर के ऊपर, ठीक है। वो स्टैंडर्ड बन गया, मयार बन गया, अब वो हर चेयर के ऊपर एक जितनी लगनी है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मटेरियल की, मैंने तीन एग्जांपल्स दी। इसी चेयर के केस में इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होगा? सुने, लकड़ी के जो मुख्तलिफ पीसेस आपने काटे हैं, उसको चेयर की शक्ल देने के लिए, जोड़ने के लिए, असेंबल करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? कोई फिक्सिंग मटेरियल यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। मसलन आप कोई नेल्स यूज करेंगे, कोई कील वगैरह, कील यूज होते हैं ना। इसी तरह हो सकता है कोई ग्लू यूज हो रही हो, ग्लू। अब आप ये खुद अंदाजा लगाएं, ठीक है, कि ग्लू की आपके पास एक बॉटल पड़ी हुई है। कभी काम होते लकड़ी का आपने देखा भी होगा, आपके घरों में भी हुआ होगा, कभी वुड वर्क आपने करवाया हो तो आपको अंदाजा होगा। वो ग्लू की एक बॉटल होती है उसके पास, ठीक है, और वो उसमें डिप करता है कोई चीज जिससे वो लगा रहा है ग्लू, कोई लकड़ी का पीस या कुछ और वो अब ये पीसेस को जोड़ना शुरू कर देगा। अब ग्लू की एग्जैक्ट अमाउंट एक चेयर के ऊपर कितनी लग रही है, ये एसोसिएट करना रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क है। रिलेटिवली मैं डिफिकल्ट कह रहा हूं कि उसके फॉर्म के मुकाबले में या वुड के मुकाबले में इसको मैयर करना जरा मुश्किल काम है कि यार एक ही बोतल है, उसके अंदर से थोड़ी सी ग्लू एक चेयर पे लग रही है, थोड़ी ग्लू दूसरे चेयर पे लग रही है। एक ग्लू की बोतल से आपने 10 जो है वो कुर्सियां बना दी। अब किसी पे थोड़ी ग्लू ज्यादा भी लग गई होगी, क्या फर्क पड़ता है? किसी चेयर पे थोड़ी कम भी एब्जॉर्ब हो गई होगी, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, कौन सा हम मैयर करके उसको लगा रहे हैं। तो ग्लू की जो कॉस्ट है, ये एक चेयर के साथ आइडेंटिफाई करना, ये रिलेटिवली कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। इसलिए इस केस में हम इसको कहेंगे कि ग्लू इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल फॉर द वुडन चेयर। नेल्स की मैं बात कर रहा था, कील की। अब आपको पता है कीलों की एक डब्बी आप ले आते हो, ठीक है, उसमें 100 कील है, 200 कील है, 500 कील है। अब वो कील की कॉस्ट वैसे भी बड़ी क्या कहना चाहिए, नेग्लिजिबल सी है। इतनी इंटीग्रल, वो इतना इंटीग्रल पार्ट तो नहीं ना प्रोडक्ट का। किसी पे 4 कील हो सकता है, किसी कुर्सी पे ज्यादा भी लग जाए, किसी पे हो सकता है 2 कील कम भी लग जाए। कौन सा हम गिन गिन के लगा रहे हैं, ठीक है। तो कीलों की जो कॉस्ट है उसको भी एसोसिएट करना रिलेटिवली डिफिकल्ट है कि जी एक चेयर के ऊपर हम कितने रुपए के कील लगाते हैं। मालूम तो किया जा ही सकता है, मैं आप कहेंगे कि जी सर निकाल तो सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं, लेकिन असल बात ये हो रही है कि ये इजीली ट्रेसेबल नहीं है। किसी पे ज्यादा भी लग जाते हैं, किसी पे कम भी लग जाते हैं, और ये बड़ी माइनर सा मटेरियल है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है प्रोडक्ट का। हम इसको इनडायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में प्लेस करते हैं। मैं एक और मिसाल दे देता हूं। जब आपकी चेयर्स फाइनल हो गई, बन गई, तैयार खड़ी है, अब उसको आपने फाइनल टच देना है, उसको पॉलिश करना है। पॉलिश करते हैं ना एंड में फर्नीचर को। आपने अपने कारीगर को कहा, एक वर्कर को कहा कि लो जी ये पॉलिश की बोतल पकड़ो यार, ठीक है, पॉलिश की डब्बी पकड़ो और ये स्पॉन्ज लेके ना इन सारी चेयर्स को पॉलिश करो। अब जस्ट लाइक जैसे मैं ग्लू वाली एग्जांपल दे रहा था, पॉलिश की एक डब्बी की एक कॉस्ट होगी, स्प्रेड हो रही है सारी चेयर्स के ऊपर।
यानी किसी पे थोड़ी ज्यादा पॉलिश भी लग गई होगी, किसी पे थोड़ी कम पॉलिश भी लग गई होगी, कौन सा हम मेजर करके उसको लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिश की कॉस्ट को भी एसोसिएट करना एक यूनिट के साथ हमारे लिए आसानी से मुमकिन नहीं है। तो हम इस केस में पॉलिश को भी कहेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। अब मेरी इस मिसाल से कहीं ये जहन बना के बैठ जाना कि जी ये जो पॉलिश की कॉस्ट है और फलानी कॉस्ट है ये होती इनडायरेक्ट है। मसलन फर्ज करो चलिए जी कोई और, मैं एक और फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, उसने पॉलिश को भी मेजर करके रखा हुआ है कि मैंने एक चेयर के ऊपर इतने ग्राम पॉलिश खर्च करनी ही करनी, उसने मेजर करके रखा हुआ। तो उसके लिए तो बड़ा आसान होगा एसोसिएट करना पॉलिश की कॉस्ट को किसी एक चेयर के साथ। उसके लिए तो मुश्किल नहीं होगा, उसके लिए आसान होगा। उसके लिए आसान होगा, वो उसको डायरेक्ट मटेरियल कह सकता है। कोई दूसरा जो है वो उसके लिए आसानी से उसको चार्ज नहीं कर रहा, वो ठीक है एक ही पॉलिश से डब्बी से वो सारे यूनिट्स को पॉलिश कर रहा है, तो हम कहेंगे ये इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगेन मैंने आपको बताया कि ये पैमाना बताया गया है, ठीक है, क्राइटेरिया बताया गया है। आप खुद इसके ऊपर उसको रख के चेक कर सकते हैं कि एक मटेरियल को हमने डायरेक्ट मटेरियल कहना है या इनडायरेक्ट मटेरियल कहना है। आमतौर पे डायरेक्ट मटेरियल जो होता है वो प्रोडक्ट का मेन पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। जैसे मैंने अभी बताया कुर्सी के अंदर जो फोम लगा हुआ है, जो फैब्रिक यूज हो रहा है, जो लकड़ी यूज हो रही है, वो उसके मेन पार्ट्स हैं। लेकिन जो पॉलिश कंज्यूम की गई है, जो कील लगाए गए हैं, जो ग्लू लगाई गई है, वो बहुत ही माइनर सी वैल्यू ले रहे हैं और वो इजीली एसोसिएट नहीं हो रहे, इसलिए हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट जी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल में पहले तो बताएं कि कुछ फर्क समझ आया? यस सर। शाबाश। मुश्तबा मेरी तरफ से तो मुझे नहीं लग रहा इंटरनेट का कोई मसला है। अगर आवाज कट रही है तो शायद आपके एंड पे कोई हो सकता है प्रॉब्लम। बाकी बच्चों को सर आवाज क्लियर है? कट रही है? सर कि आपकी कट गई है जो बच्चा बोल रहा था। सर क्लियर है। सही आ रही है आपकी। ठीक है जी। ठीक है ओके। चलें, जिन बच्चों को मसला भी है ना, तो अब तो शुक्र करें कि वो रिकॉर्डिंग वाला मसला भी हल हो गया, तो आप उसको दोबारा सुन लीजिएगा उस पार्ट को, ठीक है? सर जी एक सवाल है। जी पूछिए। सर अगर हमने दूसरे शहर से मटेरियल मंगवाया है गाड़ी में जी और जी आते हुए उसने गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया, ठीक है, और आके हमसे मटेरियल के भी पैसे ले लिए हैं और पेट्रोल के भी, तो जो पेट्रोल के पैसे हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे और मटेरियल के डायरेक्ट में? पहली बात तो ये तय हो गई कि ये जो कॉस्ट है, ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था ना कि कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द मटेरियल, मटेरियल को रिसीव करने की जो कॉस्ट है जिसमें कैरेज आ जाता है, या ये आपने फ्यूल की बात की है, पहली बात तो ये कि प्रोडक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्ट को चार्ज की जाएगी, ठीक है, ये मटेरियल कॉस्ट का ही हिस्सा बनेगी। अब डिपेंड करता है कि जिस मटेरियल जो आपने मटेरियल मंगवाया है, जिस मटेरियल का आप जिक्र कर रहे हो, वो मटेरियल आपकी प्रोडक्ट में एज अ डायरेक्ट यूज होने जा रहा है या एज एन इनडायरेक्ट। मतलब जो आप मटेरियल की बात कर रहे हो कि जिस गाड़ी पे मंगवाया, अगर वो लकड़ी थी तो फिर मैं कहूंगा कि वो पेट्रोल भी उसी की कॉस्ट की तरह एज अ डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाएगा। और अगर आपने कोई ग्लू मंगवाई थी, ग्लू की बोतलें या पॉलिश मंगवाई थी, कुछ ऐसी चीजें थी, तो फिर उसके साथ वही सलूक होगा पेट्रोल के साथ जो आप ग्लू या पॉलिश के साथ कर रहे हो। समझ आया? जी ठीक है। चलो। मतलब मटेरियल पर डिपेंड करता है। हाँ, कि कौन से तरह का मटेरियल आपकी प्रोडक्ट में एज अ डायरेक्ट यूज होने जा रहा है या एज एन इनडायरेक्ट, अकॉर्डिंगली हम कैरेज को या फ्यूल को भी उसी तरह से चार्ज करेंगे। ओके सर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अगली चीज के ऊपर। मैंने अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल का तो फर्क तुम लोगों को बता दिया। अब देखते हैं कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर क्या लिखा हुआ, इसको जरा इसका भी हम एनालिसिस कर लेते हैं या एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? जस्ट लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे मैंने भी मटेरियल की बातें की हैं, वही बातें सेम अब मैं लेबर के लिए करने लगा हूं कि जो लेबर की कॉस्ट एक यूनिट के साथ आसानी से ट्रेस हो जाए उसे क्या कहोगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट।
क्या कहेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और जिस लेबर की कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट के साथ इजीली ट्रेस नहीं होती उसको कहेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मिसाल देता हूं, वो जो आपकी वुडन चेयर्स बन रही हैं, फिर मैं उसी चेयर्स पे आता हूं, ठीक है। वुडन चेयर्स जो आप बना रहे हैं उसमें जो आपने वर्कर्स काम पे लगाए हुए हैं, जो कुर्सियां बना रहे हैं कारपेंटर्स, फर्ज करें कि एक वर्कर की मजदूरी का रेट जो है वो 100 रुपी पर चेयर है। एक चेयर की आपने उसके साथ तय कर लिया पेमेंट, ठीक है, आपने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया वर्कर के साथ, एक कुर्सी तैयार करोगे उसका 100 रुपया तुम्हें मुआवजा मिलेगा, 2 चेयर्स बनाओगे 200 मिलेंगे, यानी पर चेयर 100 रुपी कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो डिसाइड होगी, फिक्स होगी। ऑलराइट, तो चूंकि 100 रुपी पर चेयर अब कंफर्म हो गए हैं, जितनी चेयर्स बनेंगी 100 बने, 500 बने, 1000 बने, आपको पता है एक चेयर के ऊपर कितनी लेबर कॉस्ट, ये डायरेक्टली ट्रेस हो रही है, इजीली ट्रेस हो रही है, 100 रुपया एक कुर्सी का देना। ये वाली कॉस्ट कहलाती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या कहलाती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब आ जाएं वो वाले वर्कर्स की तरफ जो फैक्ट्री के अंदर काम तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्टली उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। क्या कहा मैंने, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, मसलन सुपरवाइजर्स। अब आपको पता है सुपरवाइजर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा प्रोडक्शन में, लेकिन प्रोडक्शन वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहा है। अब सुपरवाइजर को पेमेंट हम किस तरह देते होंगे, महीने की एक फिक्स सैलरी होगी उसकी, सुपरवाइजर की मंथली फिक्स सैलरी होगी। अब वो जो सैलरी वो लेता है महीने की, वो आप किसी एक चेयर को तो चार्ज नहीं कर सकते, वो तो सारी प्रोडक्शन जितनी भी कुर्सियां बनेंगी उस मंथ में, उस पीरियड में, उन सारों के ऊपर सुपरवाइजर की सैलरी को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ऑलराइट, लाइक वो 25,000 ले रहा है मंथली सुपरवाइजर, और हमने 500 चेयर बनाई है उस महीने के अंदर, तो बेटे जी ये जो 25,000 की उसकी अमाउंट है ये 500 कुर्सियों के ऊपर डिविजिबल है, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो फिर एक चेयर को चार्ज होगी। अब ये कॉस्ट क्योंकि डायरेक्टली एक यूनिट पे नहीं आ रही, इनडायरेक्टली आ रही है, स्प्रेड हो रही है, आप इसको इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहेंगे। यही मामला जो मैंने सुपरवाइजर का बताया, यही मामला पीएन्स के साथ है, या आपकी फैक्ट्री में स्वीपर्स काम कर रहे हैं, स्वीपर्स होते हैं ना, सफाई कर रहे होते हैं सुबह सुबह, तो वो भी प्रोडक्शन के तो डायरेक्टली इंप्लॉइज नहीं है, तो उनकी कॉस्ट भी तो हमने यूनिट को चार्ज करनी है, लेकिन वो एज प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट चार्ज नहीं होगी बल्कि एज एन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज की जाएगी। इसी तरह आपकी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, राइट, तो सिक्योरिटी गार्ड भी मंथली सैलरी लेता है, ये भी प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली ट्रेस नहीं होती कॉस्ट, लेकिन फैक्ट्री का एम्प्लॉय तो है, इसलिए इसको भी हम कहेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। स्वीपर्स, क्लर्क या पीएन्स या सुपरवाइजर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, इस तरह का जो स्टाफ है जो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली काम नहीं कर रहा, उनको हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं और उनके पैसों को हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में समझ आ गया है, बताइए। यस सर। यस सर। शाबाश। अब मैं आखिरी चीज पे आता हूँ। आखिरी चीज क्या लिखी हुई थी उसमें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लफ्ज भी है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लफ्ज भी। पहले मैं डायरेक्ट एक्सपेंस बता दूं आपको। फर्ज कीजिए कि आपको एक ऑफिस की तरफ से, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किसी ऑफिस की तरफ से एक एग्जेक्टिव चेयर बनाने का ऑर्डर मिलता है। अभी आप, मैंने कहा था ना वुडन चेयर्स बना रहे थे, तो आप ऑर्डर पे भी कुर्सियां बनाते हैं, फर्ज करें, ठीक है, बड़ा हाई क्लास की भी कुर्सियां आप बनाते हैं ऑफिस के लिए जो यूज होती हैं।
तो आपको एक ऑफिस की तरफ से सीईओ की चेयर बनाने का एक ऑर्डर आया है, यार आपने बड़ी हाई क्लास की एक चेयर बनानी है। वो चेयर का मटेरियल या उस चेयर के लिए कुछ खास तरह की चीजें आपको मार्केट से खरीदनी है। उस चेयर को कंप्लीट करने के लिए यू नीड सम पर्टिकुलर मटेरियल्स दैट नीड टू बी बॉट फ्रॉम द मार्केट। उनको मार्केट से आपने परचेज करना। अब आप अपने एक बंदे को भेजते हो कि जाओ यार ये मोटर बाइक ले जाओ या रिक्शे पे चले जाओ, ठीक है, उसको पैसे दे दिए ना आपने। अब उसकी फ्यूल की कॉस्ट कह लें या उसके किराए की कॉस्ट कह लें, जो भी कह लें आप, वो उसने किराया लगाया या मोटर बाइक में पेट्रोल डलवाया और वो मटेरियल मार्केट से खरीद के ले आया। वो मटेरियल मार्केट से खरीद के ले आया, ठीक। ये जो उसने फ्यूल खर्च किया है, अभी फ्यूल की बात हो रही थी ना, ये जो उसने फ्यूल खर्च किया है, ये ना तो मटेरियल की नेचर में आ सकता है, मटेरियल तो वुड था, ठीक, ना इसको हम लेबर कह सकते हैं, लेबर की कैटेगरी में भी नहीं इसको रख सकते। फिर इसको क्या कहें हम? ये हम कहेंगे कि ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, ये मिसाल भी मुझे कोई इतनी खुद से मजे की नहीं लगी, मैं आपको एक और देता हूं ताकि जरा और वाजे हो जाए चीज। ये जो चेयर आप बनाने जा रहे हो ना, इसका डिजाइन बनाने के लिए, इसकी कटिंग करने के लिए यू नीड अ स्पेशल कटिंग मशीन। आपको एक खास किस्म की कटिंग मशीन चाहिए, कटर चाहिए, कटर। वो कटर जो शेप देगा चेयर को, वो कटर आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो कटर मार्केट से आपको रेंट के ऊपर 2 घंटे के लिए मिल सकता है। मार्केट के अंदर वो कटिंग मशीन रेंट पे अवेलेबल है। तो आपका 2 घंटे का काम है, आपने कहा यार 2 घंटे के लिए हम इसको हायर कर लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं। अब वो कटिंग मशीन जो आपने रेंट पे हायर की है, उसका 2 घंटे का जो रेंटल पे किया है, रेंटल, उसका किराया मशीन का, अब आप बताएं कि वो प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पहली बात तो ये कि ये मटेरियल है या लेबर है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। फिर रेंट जो पे किया है, किराया, ना तो वो मटेरियल की नेचर है ना वो लेबर की नेचर है, तो फिर हम उसको क्या कहें? हम उसको एक्सपेंस तो कह सकते हैं ना, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि वो हमारा एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? चूंकि ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर को मुकम्मल करने के लिए खर्च किया गया है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर चेयर के ऊपर खर्च किया गया है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं अपनी मिसाल को थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं, मॉडिफाई करने लगा हूं। फर्ज करो आपने जो कटर मंगवाया है, ये एक ऑर्डर के लिए नहीं, मल्टीपल ऑर्डर्स पे यूज होगा। ये कटर एक ऑर्डर के लिए नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए, मल्टीपल ऑर्डर्स के लिए इसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं रहेगा। अब इसी को क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये स्प्रेड होगा बिटवीन द ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के दरमियान हम इसको डिवाइड करेंगे। आसान सा ये पॉइंट याद रख लो कि जिस कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड, वो कभी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती। वो कौन सी होती है? कौन सी होती है? इनडायरेक्ट। जैसे बिजली, सोचो ना, फैक्ट्री में बिजली कंज्यूम हो रही है, तो बिजली की कॉस्ट आप एक यूनिट को डालोगे? नहीं, आप सारे यूनिट्स पे स्प्रेड करोगे। तो जब स्प्रेड करोगे तो फिर वो क्या बनेगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इसी तरह पानी है, इसी तरह गैस है, इसी तरह टेलीफोन है, इसी तरह फैक्ट्री का रेंट है, इसी तरह फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, इसी तरह फैक्ट्री की रिपेयर्स हैं, फैक्ट्री के टैक्सेस हैं, कितने ही नाम है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने फर्क बयान करने के लिए आपको कटिंग मशीन के रेंट की बात की है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर आपने, वो जो मैं मटेरियल की बात कर रहा था, अगर आपने मटेरियल खरीदा है किसी एक ऑर्डर के लिए, सिंगल ऑर्डर के लिए, और फिर उसका फ्यूल पे किया गाड़ी का या मोटर बाइक का, तो वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर मैं कहूं उसी गाड़ी के अंदर या उसी विजिट, मार्केट विजिट के अंदर आप मल्टीपल ऑर्डर्स के लिए मटेरियल खरीद रहे हो, मल्टीपल ऑर्डर्स के लिए, तो फिर वो फ्यूल का एक्सपेंस बहुत से ऑर्डर्स पे डिवाइड होना है।
ना कि वो किसी सिंगल ऑर्डर को चार्ज होना है। फिर हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहा या लिंक नहीं हो रहा किसी एक ऑर्डर या किसी एक प्रोडक्ट के साथ। जी जनाब अली, मैं तो थक गया बोल बोल के, अब बताओ समझ आई? सर जी अच्छा, फिर मैंने आपको भी ये भी बता दिया कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसके साथ डायरेक्ट लग गया ना, शॉर्टकट इतना बता रहा हूँ यही, उसको क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। तो ये मैंने जो आपके सामने हाईलाइट किया हुआ है, इस सारे को कलेक्टिवली एक नाम दे तो क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में बच्चे क्या क्या शामिल है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो जिसके साथ इनडायरेक्ट लफ्ज लग जाए उसको क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो उस ओवरहेड्स। ओवरहेड जब लफ्ज लगेगा इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए यूज किया जाएगा, प्राइम कॉस्ट का वर्ड जब यूज किया जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट के लिए यूज किया जाएगा। चलें आगे जी, इजाजत है आगे चलने की? चल गुड। अब आते हैं हम एक और तरह की क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है? बस अब मैं यही वाली आज डिस्कस करूंगा, मैं थक गया हूं। उसके बाद वाले जो है ना वो फिर हम अगली क्लास में इंशाल्लाह कवर करके तो ये चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ये है जी क्लासिफिकेशन फ्रॉम बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है? क्लासिफिकेशन फ्रॉम बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू। बिहेवियर का की मतलब हो गया जनाब, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब ये होता है, बिहेवियर, कॉस्ट बिहेवियर का मतलब ये होता है कि एक्टिविटी लेवल चेंज होने से, पहले मैं उर्दू में बताता हूं फिर मैं इंग्लिश में भी बता देता हूं। एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से आपकी कॉस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करती है या यूं कह लें एक्टिविटी और आपकी कॉस्ट में रिलेशनशिप कैसा है। एक्टिविटी लेवल नहीं समझ आता, चलो प्रोडक्शन लेवल समझ लो। ये तो समझ आता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आपकी प्रोडक्शन लेवल में और आपकी कॉस्ट में जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, उसको हम कहते हैं बिहेवियर। अब आपको पता होना चाहिए, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, लाजमी पढ़ा हुआ है कि डिफरेंट तरह की जो कॉस्ट होती हैं दे बिहेव डिफरेंटली व्हेन प्रोडक्शन लेवल चेंजेस। जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है या कम होती है तो आपकी मुख्तलिफ तरह की कॉस्ट मुख्तलिफ तरह से बिहेव करती है। सारी कॉस्ट एक तरह से बिहेव नहीं करती। आपको पता है कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो प्रोडक्शन के बढ़ाने या कम करने से उन पे फर्क नहीं पड़ता। डीट होती हैं, डीट, ठीक है, उन पे फर्क नहीं पड़ता, वो फिक्स रहती हैं, दे रिमेन कांस्टेंट, दे रिमेन सेम। उसका आपने उस बिहेवियर का कोई नाम रखा हुआ है, याद करें, फिक्स कॉस्ट कहते थे उसको। इसी तरह कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो प्रोडक्शन लेवल के बढ़ाने से बढ़ती जाती हैं और कम करने से कम होती जाती हैं। आपने उस बिहेवियर को भी एक नाम दिया था, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये लफ्ज से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पढ़े होंगे ना आपने। तो इसमें दो और भी हैं, आइए मैं डिटेल से बात कर देता हूं। चलें, फिक्स कॉस्ट क्या होती है आइए देखते हैं। A cost that remains unchanged within a range of activity or within a short period, say a year. एक्टिविटी का मतलब वही आप ले लें, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल ले लें। मैंने बताया कि वो कॉस्ट जो एक रेंज ऑफ एक्टिविटी के लिए सेम रहती है या किसी शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती, उसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। आमतौर पे जब मैं बच्चों से पूछा करता हूं ना कि फिक्स कॉस्ट बताओ क्या होती है, तो वो ये आधी बात बता के ना तो आगे गोल कर जाते हैं, ये पूरी बात नहीं बताते। बस वो यही कहते हैं कि प्रोडक्शन जितनी मर्जी हो जाए सर, फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे मैं उनको पकड़ लेता हूँ कि भाई कभी कोई कॉस्ट हमेशा के लिए कांस्टेंट रह सकती है आपके ख्याल में? यानी हम जितनी मर्जी प्रोडक्शन करते जाएं
और उस कॉस्ट पे फर्क ही ना पड़े, ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। तो आप याद रखें, अगर आप इकोनॉमिक्स के अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन द लॉन्ग रन एवरी कॉस्ट वेरीज, चेंजेस। लॉन्ग रन में, लंबे अरसे में हर कॉस्ट वेरी कर जाती है। जब कोई कॉस्ट हम कहते हैं ना कि कांस्टेंट है, तो वो एक थोड़े पीरियड के लिए होती है, हमेशा के लिए कभी भी कोई चीज कांस्टेंट नहीं रह सकती। मैं आपको मिसाल देता हूं। आप जिस बिल्डिंग में अपनी प्रोडक्ट बना रहे हो, एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा जी, मिसाल को ध्यान से सुनना बच्चे सारे। आप जिस बिल्डिंग के अंदर, फैक्ट्री के अंदर आप अपनी चीजें बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वो फैक्ट्री फर्ज कीजिए आपकी रेंट के ऊपर है, वो बिल्डिंग आपकी अपनी नहीं है, यू डू नॉट ओन दैट बिल्डिंग, द बिल्डिंग हैज बीन टेकन ऑन रेंटल बेसिस, किराया देते हो तुम लोग उसका। ठीक है, महीने का किराया ले लो यार उसका 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया महीने की कॉस्ट है रेंट की उस फैक्ट्री की, जो जानी जानी है। ठीक, अब आप पहले मुझे सोच के बताएं, मैं आपका जवाब का वेट करता हूं कि आप इस बिल्डिंग के अंदर अनलिमिटेड आउटपुट बना सकते हैं, मतलब जितनी चाहे चीजें बना सकते हैं। नो सर। 100,000, 2,000, लाख, 2 लाख, आप अनलिमिटेड आउटपुट तो नहीं ले सकते। क्या ख्याल है? अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं हो सकती। आपकी बिल्डिंग की एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, गुंजाइश है कि मैक्सिमम इसमें कितनी चीजें बनाई जा सकती। आपकी बिल्डिंग की एक लिमिट है, गुंजाइश है, उससे ज्यादा चीजें आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बिल्डिंग आपको अलाउ करती है कि आप सिर्फ महीने में 1000 पीसेस बना सकते हैं, 1000, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। चलो मैं इसको यूं पूछ लेता हूं, मुझे ये बताओ, आपके आईबीए की बिल्डिंग के अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं क्लासें लेने के लिए? हम अनलिमिटेड कर सकते हैं? जवाब है नहीं, सारे बच्चों का। अकल की बात है, सारे यही कहेंगे जाहिर है कि देयर इज अ लिमिट। हमारी बिल्डिंग की एक मैक्सिमम कैपेसिटी है कि उसमें कितने रूम्स हैं और एक रूम के अंदर कितनी गुंजाइश है बच्चों के बैठने की। 50 बच्चे बैठ जाएंगे या 100 बच्चे बैठ जाएंगे, तो उसके हिसाब से हमारी पूरी बिल्डिंग की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से हम एक्सीड नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हमें और अपनी कैपेसिटी, बिल्डिंग की कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे अगर एडमिट करने हों, तो फिर क्या करना पड़ेगा बताएं? सर कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। शाबाश, से बिल्डिंग एक्सपेंड करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, मैं आपको इस तरफ लाना चाह रहा हूं। हमें बिल्डिंग एक्सपैंड करनी पड़ेगी, हमें एक और बिल्डिंग चाहिए होगी, हमें एक और कैंपस चाहिए होगा। बस यही मिसाल आप फैक्ट्री के अंदर ले आओ। फैक्ट्री में भी, एक फैक्ट्री के अंदर आप 1000 आइटम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उस बिल्डिंग का रेंट कितना था? मैंने अभी मिसाल दी थी, 1 लाख रुपया। अगर आप 1000 से एक्सीड करना चाहते हैं प्रोडक्शन, तो यू नीड सम न्यू बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग में स्पेस में इजाफा करना पड़ेगा, और स्पेस में इजाफा करने का मतलब है रेंट में इजाफा, है ना? अगर आप एक और बिल्डिंग लेते हो किराए के ऊपर, तो आपका किराया डबल हो जाएगा, या जितना भी होगा बढ़ जाएगा, पहले जितना नहीं रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब, आमतौर पे जो बच्चे लेते हैं कि जी फिक्स कॉस्ट तो कभी चेंज ही नहीं होती, तो देखो मैंने चेंज करके दिखा दी कि नहीं, कि अगर आप 0 से लेकर 1000 तक आउटपुट बनाते हैं, 0 to 1000 की रेंज अपने जेहन में रखें, 200 बनाते हैं, 500 बनाते हैं, 1000 बनाते हैं, आपके रेंट में कोई चेंज नहीं आ रही। लेकिन अब 1000 के ऊपर जाकर आपकी बिल्डिंग के हाथ खड़े हो गए, बस उसमें अब कैपेसिटी नहीं रही। अब आप अगर 1000 से एक्सीड करना चाहते हैं प्रोडक्शन, तो आपको जगह बढ़ानी पड़ेगी, और जगह बढ़ाने का मतलब है रेंट भी बढ़ जाएगा। फर्ज करो रेंट 1 लाख से 2 लाख हो गया। अब दूसरी बिल्डिंग की कैपेसिटी भी 1000 यूनिट्स की है, तो अब न्यू रेंज आ गई आपके पास। न्यू रेंज क्या आ गई? 1000 to 2000। अब 1000 से 2000 यूनिट्स के अंदर अंदर प्रोड्यूस करोगे, तो रेंट में इजाफा नहीं होगा। ठीक है ना? 2 लाख रुपया ही जाएगा आपका।
आप 1200 यूनिट प्रोड्यूस कर लें, आप 1500 प्रोड्यूस कर लें, आप 1800 प्रोड्यूस कर लें, आप 2000 प्रोड्यूस कर लें, फिर जब आपकी प्रोडक्शन, आपका कारोबार बढ़ता जा रहा है, आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और फिर 2000 से और ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करने की जरूरत पेश आ गई है, अब क्या करेंगे? एक और बिल्डिंग ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आप एक रेंज के अंदर, मैं पॉइंट इस पे लाना चाह रहा हूं, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती। अगर आप उस रेंज से बाहर निकलते हैं, क्रॉस करते हैं उस लिमिट को, तो फिर आपकी रेंटल कॉस्ट बढ़ जाती है। इसीलिए मैंने फिक्स कॉस्ट को क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ लें। A cost that remains unchanged within a range of activity. रेंज 0 से 1000 की थी, फिर 1000 से 2000 की थी, फिर 2000 से 3000 की थी। ये एक रेंज के लिए ये चेंज नहीं होती। जब हम उस रेंज से बाहर निकलते हैं तो फिर ये चेंज हो जाती है। तो फिक्स कॉस्ट डज नॉट रिमेन सेम फॉर एवर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये नहीं है जितनी मर्जी बना लें इसने नहीं चेंज होना, नहीं, इसने एक रेंज के अंदर अंदर चेंज नहीं होना। अब दूसरी तरफ आते हैं। मैं कह रहा था कि एक बिल्डिंग की गुंजाइश है 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की। चलो जी, हम 1000 से ऊपर जाते ही नहीं, हमें बिल्डिंग चाहिए ही नहीं। तो किराया कितना दे रहे हैं आप? 1 लाख रुपया महीना। ठीक है, आपने आपकी प्रोडक्शन 1000 के अंदर अंदर ही है, ये ज़हन में रखें। जनवरी का रेंट दिया 1 लाख, फरवरी का दिया 1 लाख, मार्च का दिया 1 लाख, करते 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 साल गुजर गया। अब मुझे बताओ ये 1 लाख रुपया कब तक रहेगा? हमेशा के लिए 1 लाख रुपया किराया फिक्स हो गया? बताओ जरा। नो सर। नहीं, तो फिर क्या होगा? क्या तो कहते? कुछ टाइम बाद वो फिर तो रेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों क्यों बढ़ता है भला? बताओ। शाबाश, सही बता रहे हो। सर आपने वो बताया भी था कि क्या कहते हैं कि जब आप हमारी मैं आपको बताता हूँ। आप ये, हाँ, ये कामरान ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। देखो, 1 साल के बाद नॉर्मली आपको पता है ना, एग्रीमेंट साइन करते हुए उसमें लिखा जाता है कि 1 साल बाद किराया जो है बढ़ाया जाएगा 10%। ईयरली उसमें इंक्रीमेंट आएगी। रेंटल एग्रीमेंट के मुताबिक उसके अंदर कुछ ना कुछ इजाफा किया जाता है। महंगाई भी तो हो रही है ना, बात की है। ठीक है, उस महंगाई को पकड़ने के लिए, उस इन्फ्लेशन के साथ चलने के लिए हम क्या करते हैं कि किराए को, वो जो मालिक होगा बिल्डिंग का, लैंडलॉर्ड, वो हमेशा के लिए तो हमें ये नहीं कहेगा कि अच्छा 1 लाख रुपए पे बैठे रहो। वो कहेगा भाई साल हो गया है, साल के बाद किराया बढ़ाओ। फिर हमारा किराया बढ़ जाएगा, फिर 1 साल के लिए फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद वो साल के बाद कहेगा थोड़ा सा इंक्रीमेंट करो। तो जो ही मेरा मतलब है कि उसमें राइज आएगी रेंट में, इट विल नो लॉन्गर बी अ फिक्स कॉस्ट। फिर तो फिक्स कहां से रही, वो तो चेंज हो गई। इसलिए जब हम फिक्स कॉस्ट के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो शॉर्ट रन के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा हुआ, विद इन अ शॉर्ट पीरियड से अ ईयर। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? इसी तरह तुम लोग सुपरवाइजर की मिसाल ले लो। रेंट की मिसाल तो हर टीचर ही आपको देता रहता है। मैं आपको सुपरवाइजर की एग्जांपल दे देता हूँ। सुपरवाइजर महीने की ले रहा है फिक्स सैलरी। ठीक है, जनवरी की सैलरी दे दी, फरवरी की सैलरी दे दी, मार्च की सैलरी दे दी, करते करते साल गुजर जाएगा। साल के बाद वो क्या कहेगा? सर जी मेरी इंक्रीमेंट लगाएं, मेरे पैसे बढ़ाएं। ठीक है जी, वो कहेगा महंगाई देखे कहां पहुंच गई है, वो इंक्रीमेंट डिमांड करेगा। तो आपको जब सालाना इंक्रीमेंट देनी पड़ेगी तो सैलरी हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एक खास पीरियड के लिए कांस्टेंट है, उसके बाद वो चेंज हो जाती है। ओके, बताएं जी सारे बच्चे, फिक्स कॉस्ट का पता चल गया? यस सर। यस सर। अच्छा जी कामरान, ये भी जो मैंने सुपरवाइजर की मिसाल दी है ये लेबर की थी ना, तो ये भी फिक्स हो सकती है। ठीक है, इसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम देख लो। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आप अपनी फैक्ट्री की बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवा देते हो तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी फिक्स हो जाएगी, वो भी प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से चेंज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं स्टेप। इस कॉस्ट को पढ़ते हुए मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप इसको ऊपर वाले के साथ मिक्स करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। जो फिक्स कॉस्ट पड़ी है ना, आपको लगेगा ये भी वही है, फिर मैं दोनों में बाद में फर्क बयान करता हूं। पहले आप स्टेप कॉस्ट को पढ़ लें कि ये क्या होती है। देखिए शुरू में तो ये वही लिखी हुई है जैसे ऊपर वाली बात पड़ी है, अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट अप टू अ सर्टेन एक्टिविटी लेवल।
फिर लिखा हुआ है कॉमे के बाद सडनली राइजेस एंड अगेन बिकम्स कांस्टेंट अप टू अनदर एक्टिविटी लेवल, इसको कहते हैं स्टेप कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं? स्टेप कॉस्ट। तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट में और स्टेप कॉस्ट में? खैर मैं ना कोशिश करता हूं, मेरे पास अब व्हाइट बोर्ड तो है नहीं, तो 1 मिनट वेट करो। ये आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड आ रहा है, मैंने एक स्क्रीन खोली है। यस सर। चलो मैं इस पे बना के दिखाता हूँ, जरा सारे बच्चे देखना। ये मैं y एक्सिस बना रहा हूँ, ये x एक्सिस बना रहा हूँ। अब ये इतना स्मूथ नहीं है इसलिए ऐसी शक्ल बन रही है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना इसको जैसे भी बन रही है। ये y एक्सिस के ऊपर मैं रेंट की कॉस्ट के निशान लगा रहा हूँ। ये 1 का मतलब 1 लाख है, 2 का मतलब 2 लाख है, 3 का मतलब 3 लाख है, 4 का मतलब 4 लाख। ये लाखों में रुपीज हैं, ठीक है। रुपीज, यार इस पे तो लिखना बड़ा ही औखा है। रुपीज इन लैक्स, लो गुजारा कर लो। ये 0 है, ओरिजिन है। 1 मिनट, कितना मैंने कहा था एक बिल्डिंग की कितनी कैपेसिटी है चीजें प्रोड्यूस करने की? क्या कहा था मैंने? 1000 यूनिट्स। 1000। तो ये मैं एक्स एक्सिस पर ना प्रोडक्शन ले रहा हूं, ये आ गया 1000, ये आ गया 2000 और ये हो गया 3000, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखो इनका रिलेशनशिप, इनका ग्राफ जरा देखो। जब आप कुछ भी नहीं बना रहे, नथिंग, 0 प्रोडक्शन है आपकी, तो आपका रेंट कितना होगा? बताएं। 1 लाख। 1 लाख, शाबाश। तो ये पहला पॉइंट 1 लाख पे लग गया। इसके बाद आप 1000 तक अगर चीजें बनाते रहते हो अप टू 1000, तो ये 1000 पे ही रहेगा आपका रेंट। तो मैं रेंट के लिए ये देखो एक सीधी लाइन खींच रहा हूं, ये वाली, इसको स्ट्रेट लाइन समझ लेना, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है ना ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी ना ये लाइन नीचे की तरफ आएगी। 0 से लेके 1000 तक ये लाइन 1 के सामने रहेगी, 1 लाख के सामने। दोबारा कोशिश करता हूं, पता चल गया यहां तक? अब मुझे बताएं, अगर हम 1000 से 2000 की रेंज में चीजें बनाना चाहते हैं तो क्या करें? अब क्या बताया था मैंने, क्या करना पड़ेगा? सर कैपेसिटी बढ़ाना है या तो सर बिल्डिंग का जो जी स्प्रेड जी, करना है। एक बिल्डिंग और एक्सपेंड कर, एक बिल्डिंग और ले लेते हैं। हमारा रेंट जो है वो फिर 1 लाख से जंप करके कहां चला जाएगा बताओ? डबल हो जाएगा, हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख। तो मैं ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूं, ये 2 लाख पे हो गया। अब 1 लाख से 2 लाख, 1000 से 2000 यूनिट्स बनाते हुए अब ये कॉस्ट फिर चेंज नहीं होगी, ये देखो सेम आ गई, स्ट्रेट चली गई। फिर 2000 से 3000 की रेंज में अगर आपने चीजें बनानी है, आप क्या करना पड़ेगा? एक और बिल्डिंग ऐड करनी पड़ेगी, थर्ड बिल्डिंग। ये थर्ड बिल्डिंग के लेने से आपका रेंट फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर चौथी बिल्डिंग के लिए फिर ऊपर जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। आपको नजर आ रहा है कि ये एक सीढ़ी के स्टेप्स की तरह शक्ल बन रही है, जस्ट लाइक स्टेयर्स। ये आपके सीढ़ी के स्टेप्स की तरह ये लाइन मूव कर रही है ऊपर की जाने। इसीलिए इसको कहा जाता है स्टेप कॉस्ट। क्या कहा जाता है? स्टेप कॉस्ट। ये ओवरऑल जो शेप है ना, ओवरऑल पूरी की पूरी जो मैंने आपको शक्ल बना के दिखाई है,
ये सारी की सारी कहलाती है स्टेप कॉस्ट। तो फिर फिक्स कॉस्ट कौन सी है? इसका कोई सा एक स्टेप अगर आप देखो, ये जैसे कि मैं दूसरा स्टेप ले रहा हूं, यहां पे मैं एरो लगाता हूं, यहां से लेके यहां तक का पार्ट, इतना पार्ट, इसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। ये जो थर्ड स्टेप है, ये देखो इतना, इसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। ये पहले वाला पार्ट इसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। यानी फिक्स कॉस्ट एक रेलिवेंट रेंज के अंदर अंदर जो उसका बिहेवियर था उसको कहते हैं। और जब लॉन्ग रन बिहेवियर देखते हैं ओवरऑल फिक्स कॉस्ट का, तो वो कौन सी शक्ल बन जाती है उसकी? स्टेप कॉस्ट। तो यूं कह लीजिए कि फिक्स कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट में थोड़ा सा ही फर्क है। फिक्स कॉस्ट को अगर हम लॉन्ग रन में स्टडी करें तो इट बिहेव्स लाइक अ स्टेप फिक्स कॉस्ट। फिर ये स्टेप्स की सूरत में ऊपर जंपे मारती है, जैसे आपको नजर आ रहा है कि पहले एक स्टेप में ये कांस्टेंट रही, फिर इसने ऊपर जंप किया जब दूसरी बिल्डिंग ऐड की थी, फिर कुछ अरसे के लिए कांस्टेंट हो जाएगी, फिर तीसरी बिल्डिंग ऐड होगी तो फिर जंप करेगी, फिर ऐसे सो ऑन। बताएं जी, आपको मैंने इसके जरिए कोशिश तो की है। समझ आया फिक्स कॉस्ट में और स्टेप कॉस्ट में फर्क? जैसे समझ आ गई है। शाबाश। फिक्स कॉस्ट जो है ना वो स्टेप कॉस्ट का एक छोटा चंक है, छोटा सा पार्ट है। ठीक है, चलो मैं ये व्हाइट बोर्ड अब बंद कर रहा हूं। चलो आखिरी दो देखते हैं, फिर खत्म करते हैं, छोटी छोटी सी है। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है जी अ कॉस्ट दैट डायरेक्टली चेंजेस विद एवरी यूनिट ऑफ एक्टिविटी। क्या लिखा हुआ है? विद एवरी यूनिट ऑफ एक्टिविटी, यानी हर यूनिट के साथ साथ चेंज होती जाती है। आप 5 पीस बनाओगे तो कॉस्ट कुछ और होगी, 6 बनाओगे तो कुछ और होगी, 7 बनाओगे तो कुछ और होगी, 10 बनाओगे और होगी, 20 बनाओगे और होगी। यानी हर इंक्रीमेंटल यूनिट के साथ साथ इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। सबसे अच्छी मिसाल इसकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है। सबसे अच्छी एग्जांपल मटेरियल। आप देखो जो मटेरियल एक यूनिट पे खर्च हो रहा है, 2 पे भी उतना खर्च होगा। अभी मैं वुड वाली मिसालें दे रहा था तुम्हें। एक कुर्सी पे जितनी लकड़ी लग रही है 2 पे भी उतनी लगेगी? नहीं, 2 पे ज्यादा लगेगी। 3 बनाएंगे तो वुड और ज्यादा कंज्यूम होगी, 4 बनाएंगे तो और ज्यादा कंज्यूम होगी। तो जितनी चेयर्स उतना मटेरियल, जितनी ज्यादा चेयर्स उतना ज्यादा मटेरियल, जितनी कम चेयर्स उतना कम मटेरियल। तो मटेरियल की कॉस्ट बड़ी अच्छी मिसाल है वेरिएबल कॉस्ट की। इसी तरह मैंने वो जो कारपेंटर वाली मिसाल दी थी कि वो एक चेयर के लिए ले रहा है हमसे 100 रुपया मजदूरी, तो जितनी कुर्सियां वो बनाएगा उतनी वो पैसे चार्ज करेगा। इस केस में हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को भी क्या कहेंगे कि ये भी वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल है। तीसरी दे देता हूं। एक सेल्समैन आपने रखा हुआ है। सेल्समैन आपने मार्केटों में, बाजारों में भी सेल्समैन देखे होंगे। जो कभी आप कहीं रुके हो, कहीं खाना खा रहे हो, तो आपके पास कोई, या आप किसी गाड़ी में जाके किसी स्टॉप पे रुके तो सेल्स पर्सन आपके पास आ जाते हैं कुछ चीजें बेचने वाले। कमीशन एजेंट्स जो होते हैं, कमीशन एजेंट्स, वो उनको कमीशन मिलती है पर यूनिट बेसिस पर। यानी जितनी चीजें उनकी बिकती हैं उतनी उनकी कमीशन बढ़ती जाती है। हर यूनिट के सेल होने पर दे चार्ज अ कमीशन फ्रॉम द कंपनी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचने वाले होते हैं या बैंकों में क्रेडिट कार्ड बेचने वाले होते हैं, ठीक है, जगह जगह पे मार्केटों में फिर रहे होते हैं, तो ये इनको जो कंपनी पेमेंट देती है वो भी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अगर उनको सैलरी देते हो फिर तो वो फिक्स हो गई, लेकिन अगर कमीशन बेसिस पर रखा हुआ है तो फिर ये क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट। जी, वेरिएबल कॉस्ट की समझ आ गई? तो मैं आखिरी बताऊं? यस सर। यस सर। वेरी गुड। लास्ट वन। लास्ट वन जो है उसका नाम क्या लिखा हुआ है यहां पर? ये क्या हो गया इसको? एक मिनट में दोबारा ओपन करते हैं। हाँ जी, तो ये लास्ट अब आ गई आपके सामने सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल,
सेमी वेरिएबल को मिक्स्ड कॉस्ट भी कहा जाता है या सेमी फिक्स्ड भी कहा जाता है। सेमी वेरिएबल का मतलब यह है कि एक ऐसी कॉस्ट है जो कि दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ फिक्स्ड एज वेल एज अ वेरिएबल एलिमेंट। क्या मतलब है कि ना तो आप इसको प्योरली कह सकते हो कि ये फिक्स कॉस्ट है, ना आप इसको प्योरली कह सकते हो कि वेरिएबल है। खालिस तौर पर ना फिक्स्ड है ना खालिस तौर पर वेरिएबल है, बल्कि दोनों का मिक्सचर है। एक ऐसी कॉस्ट जो दोनों से मिलकर बन रही है। इसका एक कंपोनेंट फिक्स्ड है, एक्टिविटी के से इंडिपेंडेंट है, और दूसरा जो है वो एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। मसलन मसलन इसकी सबसे अच्छी मिसालें जो हैं वो यूटिलिटी का बिल है। जैसे मैं आपको बिजली के बिल की मिसाल दे देता हूँ। अगर आपने अपने घर में जो बिजली का बिल है उस पर अगर आप गौर करें तो उसके अंदर एक फिक्स्ड लाइन रेंट होता है, मीटर का रेंट होता है। लाइन रेंट कभी देखा आपने? लाइन रेंट फिक्स होता है, यानी आप कम बिजली कंज्यूम करें या ज्यादा बिजली कंज्यूम करें, आपको वो लाइन रेंट देना ही पड़ता है। दैट इज अ फिक्स्ड अमाउंट दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Whether you consume more or less electricity, that amount is going to be unchanged. तो लाइन रेंट हो गई फिक्स कॉस्ट, और दूसरा जितनी आप बिजली कंज्यूम करते जाते हैं उतना आपका बिल बढ़ता जाता है बिजली का। ये वाली कॉस्ट जो है जो यूनिट्स के साथ अटैच है, जितनी बिजली के यूनिट्स आप खर्च कर रहे हैं उतनी बिजली की कॉस्ट बढ़ती जा रही। ये वेरिएबल वाला पोर्शन हो गया। ओवरऑल जो बिजली का बिल बनेगा, ओवरऑल लाइन रेंट को और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल है और लाइन रेंट भी शामिल है, दोनों का कुछ ना कुछ पोर्शन शामिल है। ओवरऑल को हम कहेंगे कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब मैं आखिरी बात करने लगा हूं, खत्म करने लगे हैं। फर्ज करो मैंने अपनी कंपनी में 3 सेल्समैन रखे हुए हैं। एक सेल्समैन को मैंने कमीशन बेस पे रखा हुआ है, एक सेल्समैन को मैंने हायर किया सैलरी के ऊपर, उसको मैं पक्की सैलरी दूंगा मंथ की, चाहे उसकी चीजें बिकती हैं या नहीं बिकती। पहले को मैंने कमीशन पे रखा हुआ है, जितनी चीजें बेचेगा उतनी कमीशन लेगा। और जो तीसरा है उसको मैंने कहा है कि तुम्हें मैं मंथ की 10,000 रुपया सैलरी दूंगा, ये फिक्स हो गई, और ऑन द टॉप ऑफ दैट आई विल गिव हिम कमीशन ऑल्सो, कि वो जितनी चीजें बेचेगा साथ में कमीशन भी मिलेगी, दोनों चीजें मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी और उसके ऊपर कमीशन भी उसको मिलेगी। अब जरा मेरे एंगल पे आके सोचें कि पहले बंदे को जो मैं पैसे दे रहा हूं कमीशन एजेंट को, वो तो हो गई मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट। दूसरे को जो मैं दे रहा हूं वो हो गई फिक्स कॉस्ट, क्योंकि वो सैलरी थी। तीसरे वाले के लिए क्या कहेंगे आप, जिसको सैलरी प्लस कमीशन मिल रही है, टोटल को क्या कहेंगे? टोटल पेमेंट जो उसको करेंगे, दैट सर इज ये अ सेमी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। शाबाश। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह बाकी फिर नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपकी अटेंडेंस लगा लें फिर, ठीक है जी? आर यू रेडी? यस सर। चलें, रोल नंबर, पहले मॉर्निंग बैच है, रोल नंबर 1 to 10। 11 to 20। 21 to 30। 31 to 40। 41 to 50। 50 से ऊपर जितने बच्चे हैं। चलें जी, मॉर्निंग बैच पूरा हो गया, अब आफ्टरनून की बारी आ गई। रोल नंबर 101 to 110। इलेवन टू 20। 12
21 to 30. 31 to 40. 41 to 50. 50 से ऊपर जितने बच्चे हैं। चलेंगे, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। सर 129। जी आपने लिख दिया, पता लग गया।